एक अरसे के बाद जो गाजा में हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे। राफा में बहुत दिनों बाद ये घटना घटी है। जबलिया में, नॉर्थ गाजा में पूरा संघर्ष अभी तक केंद्रित था, क्योंकि नॉर्थ गाजा को आप जानते हैं इसराइल एक वहां मिलिट्री रूल ला रहा है और सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन राफा में क्या हुआ? राफा यानी साउथ गाजा, जो एक समय लड़ाई का केंद्र था और जहां से इसराइल को मार भगाया था, वहां जो दोबारा इसराइल ने घुसने की कोशिश की, खान यूनिस में बमबारी की, जबकि बहुत दिनों से खान यूनिस पे बमबारी नहीं की थी। लेकिन रेजिस्टेंस का वो देखना चाहती थी कि क्या मिजाज है, और रेजिस्टेंस ने जो कारनामे किए हैं, जिस कारनामे को अंदाज दिया, आप सोचिए, एक बड़ी फोर्स, एक उसका अबू अदवान जंक्शन एक राफा में है, मैं उसका नाम आपको सही से पढ़ देता हूं, बुर्ज अवध जंक्शन राफा में है। अब बुर्ज अवध जंक्शन जो है वो ऐसे है, मतलब उसकी जो है एक त्रिराहा मतलब जैसा है, थोड़ा सा टूटा हुआ है। अब वहां पर क्या है कि हमास के फाइटर्स ने एक चीज स्पॉट की कल। सोचिए, 24 घंटे का उन्होंने इंतजार किया। कल उन्होंने एक चीज स्पॉट की कि इजराइल के कुछ स्नाइपर्स कहीं किसी अगल बगल बिल्डिंग में घुसे हुए हैं, और वो अचानक आए बिना किसी पूर्व पीठिका के। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राफा में बहुत दिनों से इजरायली फोर्सेस का उस तरह से उनकी आवाजाही बंद थी, और रेजिस्टेंस का कब्जा हो गया। उसका कब्जा नॉर्थ गाजा तक है। नॉर्थ गाजा में भी उसका कब्जा समझिए, बस इजराइल एक मिलिट्री रूल कहने के लिए वहां लगाए हुए। अब साउथ गाजा में, राफा में देखिए, ये जो जंक्शन है, ये जो बुर्ज औदा जंक्शन है, इस पे कल हमास फाइटर्स ने स्पॉट किया कि कुछ इजरायली स्नाइपर्स अलग अलग बिल्डिंग में बैठे हुए, और वो एकदम इंतजार में है कि फाइटर्स निकले। तो उन्होंने डिकॉयज भेजे। डिकॉयज मतलब कि जैसे वो लोग जो डिकॉयज बनाते हैं, कोई ह्यूमन डिकॉयज नहीं, क्योंकि ह्यूमन डिकॉयज को तो स्नाइपर्स मार देंगे। तो वो एक कुछ इस तरह का एक पुतले टाइप का, कुछ इस तरह का कुछ ही। एक बार तो एक पहले की घटना है कि एक गधे के ऊपर एक पुतला उन्होंने बना के भेज दिया, तो उसको एक स्नाइपर ने गोली मारी थी। लेकिन इसी तरह के कुछ कुछ डिकॉयज बना के हमास ने भेजे, और उन पे इन लोगों ने गोली चलाई। अब उस गोली चलाने से इनको पता चल गया कि कहां कहां है, कहां कहां वो, क्योंकि एक जगह वो चारों नहीं थे, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, मतलब चार एक तरह से ऐसे सेमी सर्कल में वो फैले हुए थे। और उनको जब चुन लिया, जब उनको पूरा चिन्हित कर लिया, उसके बाद हमास के फाइटर्स ने आगे बढ़ के बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से, हमास के स्नाइपर्स ने उन चारों को मारा। उन चारों को, और किस अवधि में मारा? धाड़, एक को मारा, 2 मिनट बाद दूसरे को मारा, मतलब पूरा एक डिस्टेंस का मौका दिया। 2 मिनट बहुत होता है। एक को मारा, दूसरा अलर्ट हुआ, और दूसरा अलर्ट होकर कोई कार्रवाई करता, उसके पहले उसको मार दिया। फिर उसके बाद तीसरा अलर्ट हुआ, उसको अलर्ट हो जाने दिया, फिर उसको मारा, और फिर चौथे को मारा। ये क्यों किया हमास ने? ये इसलिए किया ताकि वो चाहते थे कि और जो टैंक्स और कुछ बुलडोजर्स पीछे हैं वो भी आए, और वो आए। जब ये चारों मारे गए तो उसके बाद एक टैंक मरकवा इस डायरेक्शन में बढ़ा। उसने देखा कि गोली किस तरफ से आ रही है। इजरायली जो उसके सोल्जर्स थे, स्नाइपर्स, वो उस दिशा से गोली नहीं चला सकते, तो वो समझ गए कुछ गड़बड़ है, तो वो आगे बढ़े। जैसे ही टैंक आगे बढ़ा, उसी जंक्शन पे बिल्कुल ऐसे पैर रख के एकदम पूरी दबंगई के साथ हमास के फाइटर्स ने आरपीजी गोला छोड़ा, और वो टैंक में सीधे जाके लगा। मरकवा 4 टैंक, सोचिए, ट्रॉफी सिस्टम सब बेकार, वहीं धू धू करके टैंक जलने लगा। उसी पे दूसरा आरपीजी चल मारा, टैंक दोबारा जलने लगा। और उसके बाद देखिए कि और उस टैंक के पीछे एक D9 बुलडोजर था। उस बुलडोजर को, अब क्योंकि टैंक रास्ते में था, तो वो बुलडोजर बीच में फंस गया, और बुलडोजर के पीछे, अब वो पीछे जा नहीं सकता है क्योंकि पीछे रबल्स थे। तो वो हमास के फाइटर्स मरकवा टैंक जो जल रहा था उसके पास आए, और उसके पास आके उन्होंने बुलडोजर को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा है। आप सोचिए, इजराइल के कम से कम 6 से 7 सोल्जर्स मारे गए हैं, और 12 सोल्जर्स घायल हैं। 12 सोल्जर्स घायल हैं। घायल हैं। उस मरकवा टैंक का क्या हुआ? उसकी उसकी मतलब वो एक तरह से स्क्रैप बन गई। मतलब अभी वो जलते जलते अभी भी वो धू धू करके जल रही है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा स्क्रैप बन गया है, बिल्कुल कूड़ा हो गया, जिसको कहते हैं ना कि कूड़े के लिए वो तो वो स्थिति उसकी हो गई। अब आप देखिए, इसके साथ जो एक कहानी जुड़ी है कि हमास ने आज कई ऑपरेशंस किए, बड़े मजबूत ऑपरेशंस किए, और दोनों जगह किए, वेस्ट बैंक और गाजा में। अब देखिए, जो तुलकरेम में जो तुलकरेम ब्रिगेड है,
वहां पर उसने शुजा वन टाइप, शुजा जो एक शहीद तुलकरेम ब्रिगेड के लीडर थे जो शहीद हो गए, इनको सितंबर में इजराइल ने, सितंबर या अगस्त एंड में उनकी शहादत हुई, तो उनके नाम से एक एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाया गया शुजा वन। तो शुजा वन को जो नॉर्दर्न वेस्ट बैंक में अनाप्ता जगह है तुलकरेम में, और वो एक तरह की म्यूनिसपैलिटी स्ट्रीट एक्सेस, यानी जो अनाप्ता म्यूनिसपैलिटी के जो स्ट्रीट एक्सेस है जहां से इजरायली फोर्सेस घुसती हैं, एक्सेस मतलब कि जहां से फोर्सेस घुसती हैं या जहां से बाहर आ सकती हैं, तो उसमें पहले से एम्बुश लगाए बैठे थे। और जैसे ही इजरायली जो मिलिट्री व्हीकल, जो उसमें करीब 20 सोल्जर्स थे, वो जैसे ही गुजरा, उन्होंने उस पर वो जो शुजा वन एक्सप्लोजिव है वो मार दिया। और जैसे ही मारा है तो वो पूरा का पूरा जो एक इजरायली ट्रूप कैरियर था वो वहीं पर रुक गया। फिर उस पर गोलियों की बौछार की और जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लड़ाके थे वो सुरक्षित वापस आ गए, इजरायली उसमें हताहत हुए। उसके बाद देखिए कि जोहर अल दिक, अब जोहर अल दिक ये लगभग नॉर्थ सेंट्रल गाजा में है, और जोहर मतलब सेंट्रल गाजा समझ लीजिए इसको। तो जोहर अल दिक में एक कमांड सेंटर इजराइल स्टैब्लिश करना चाह रहा है नॉर्थ गाजा, क्योंकि नॉर्थ गाजा में उस तरह की सफलता मिल नहीं रही, तो वो आगे आना चाह रहा है सेंट्रल गाजा की तरफ। लेकिन वो एक कमांड सेंटर उसने बनाने की कोशिश की, उसको मार दिया, उसको उड़ा दिया। मतलब आप सोचिए ये पूरी जो स्थितियां हैं। उसके बाद गिवाती ब्रिगेड के एक डिप्टी कमांडर को एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हमास फाइटर ने स्नाइप करके मारा। अब ये घटना कहां हुई है? नॉर्थ गाजा में। और नॉर्थ गाजा में जबलिया के पास, वही जगह जहां पर वो मिलिट्री रूल इजराइल स्थापित करना चाहता है। लगातार एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमास ने की। उसके बाद देखिए नॉर्थ गाजा में एक और बड़ी घटना हुई। जबलिया के पास जो दो ऐसे एक सेंटर्स, जो ऐसे छोटे छोटे फील्ड हॉस्पिटल्स टाइप बनाए थे इजरायलीज ने अपने सोल्जर्स के लिए, ऑब्वियसली वहां वो किसी फिलिस्तीनी को फटकने क्यों देंगे, जबकि फिलिस्तीनी वहां मारे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, और भी बातें मैं आपको बताऊंगा जो गाजा में खुल के सामने आई हैं, जिस तरह के वेपन्स इजराइल यूज कर रहा है। तो वहां पर जो फील्ड हॉस्पिटल्स थे, वहां पर कुछ इस तरह के इजरायली सैनिक थे जिनको शायद छोटी मोटी चोट लगी थी, उन पे फायर किया, उन पे हमास ने फायर किया और एक मैसेज भेजा कि अगर तुम हमारे घायलों को मार सकते हो, नरसंहार कर सकते हो, उनकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज खत्म कर सकते हो। जो नॉर्थ गाजा में जो आज की स्थिति है कि बुरी तरह से वहां पर ऐसे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऐसे निकल रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। जो एंटीबायोटिक्स दो तो वो पता नहीं कौन से बैक्टीरिया, उसके लिए नई रिसर्च चाहिए, इतनी भयंकर बीमारियां हो रही हैं। और उस जगह इजरायली अपना हॉस्पिटल बना के छोटा मोटा बैठे, उस पर मार दिया, वो पूरा हॉस्पिटल उड़ गया और वहां से इजरायली सोल्जर्स को भागना पड़ा, उसमें से 2 या 3 मारे गए। ये देखिए पूरी स्थिति। उसके बाद एक यमन ने आज एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। अब ये देखिए यमन का जो मैं आपको बता रहा हूं, रोज ये कर रहा है। लाल सी में इसकी डोमिनेंस स्थापित हो गई, उसके बारे में भी आपको बताएंगे अमेरिका का क्या रिएक्शन है। उसके बाद जो यमन जिस तरीके से जो बैलिस्टिक वो ऐसे कोऑर्डिनेट करता है, रेड सी में मारेगा और रेड सी के बाद वो एक बैलिस्टिक मिसाइल मार देगा सीधे तेल अवीव में। और यहां भी देखिए इजराइल के तेल अवीव में बैलिस्टिक और यमन की बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ही अपने टारगेट पे लगती हैं। और इजराइल का बड़ा सैन्य अड्डा जो तेल अवीव से करीब साउथ करीब 15 किलोमीटर पे था, वहां पर वो बैलिस्टिक मिसाइल लगी है, वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। और अभी क्या नुकसान इजराइल को हुआ है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है। उसके बाद देखिए जो जेनिन में यानी वेस्ट बैंक में, वहां पर भी ईस्टर्न नेबरहुड में आज जम के लड़ाई हुई। कई उसमें इजरायली सोल्जर्स जो थे और सेटलर्स, उनका मिक्स्ड ग्रुप कुछ वहां पर एक्टिविटी करने की सोच रहे थे, वहीं पर मारा, वहीं पर उसके पहले कि वो आगे बढ़ सके। तो उस पर जो आईडीएफ का जो वहां का एक छोटा मोटा ऑफिसर है, उसका स्टेटमेंट है कि वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एन एग्रेसिवनेस इन वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक वो है जहां फर्स्ट और सेकंड इंतिफादा हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी। वहां ये कह रहा है कि हमने इस तरह का एग्रेशन नहीं देखा। उसके बाद देखिए जो हिजबुल्ला, अब हिजबुल्ला पे आते हैं। हिजबुल्ला ने आज कई हमले किए और हिजबुल्ला ने कम से कम देखिए जो कल यानी 21 नवंबर को उसने 29 ऑपरेशंस किए थे
कई इजरायली सोल्जर्स को मारा था। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, ये केवल अभी तक, अभी तो वहां करीब यहाँ से 3 घंटा पहले तक है, मैं ये 6:23 है इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, तो सुबह से लेके और वहां करीब 3 साढ़े 3 बजे तक 24 इजरायली सोल्जर घायल हो चुके। और ये लेबनान बॉर्डर पे, जो लेबनान बॉर्डर के बाहर, जो इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह ने मारा है वो अलग है। तो एक देखिए, जो हिजबुल्लाह ने जो बाहर मारा है उसमें एक येरोन सेटलमेंट, येरोन इजरायली सेटलमेंट पे रॉकेट सैल्वो मारा। उसके बाद देखिए, जो रेजिस्टेंस ने यानी हिजबुल्लाह ने जो ज्यादातर इजरायलियों को घायल किया, अब उस लड़ाई का वर्णन है। तो उस लड़ाई में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले जो 5 इजरायली मारे गए, वो जो उनकी जो मैगलन यूनिट है उसके सोल्जर्स थे। ये लोग देखिए, जो खियाम, मतलब ये जो खियाम कह रहे, खियाम तो ईस्टर्न फ्रंट हो गया। हमेशा याद रखिए, लेबनान में 3 फ्रंट हैं, वेस्टर्न फ्रंट, सेंट्रल फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट में वो शमा और चमा वाला एरिया है, उसके बारे में बताएंगे आज। और ये जो सेंट्रल एरिया है, एथरून एनेता, जहां पर बड़ी घटना हुई थी, कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, जब पूरे एक दीवार जिसमें इजरायली सोल्जर्स छुपे हुए थे वहां पर मार दिया था रेजिस्टेंस ने। तो ये देखिए, वहां पर 5 इजरायली सोल्जर्स वहां पर फिर घुसने की कोशिश कर रहे थे एथरून एनेता की तरफ। वहां पर जो सेंट्रल लेबनान से, वहां पर मारा, हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने एम्बुश किया, 5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और प्लेटून कमांडर बुरी तरह से घायल है, उसकी भी मृत्यु ऑलमोस्ट सर्टन है। उसके बाद खियाम फ्रंट पे 5 दिन से, क्योंकि इजराइल बुरी तरह हारा है खियाम में, 5 दिन से इजराइल कोशिश कर रहा है कि क्योंकि वो ईस्ट में है और वहां थोड़ा सा मैदान लंबा है, तो वहां पर आउटफ्लैंक करने की ज्यादा चांसेस हैं। तो खियाम में बहुत कोशिश की इजरायलियों ने, और इब्न अल साकी जो एक जगह है लेबनान में, उसमें जबरदस्त बमबारी की। वहां पर हिजबुल्लाह के सोल्जर्स थे। फिर भी जो हिजबुल्लाह का बड़ा ही फियर्स रेजिस्टेंस है, 5 दिन से जिसने घुसने नहीं दिया, उसने आज भी खियाम में एक भी इजरायली सोल्जर को घुसने नहीं दिया। उसके बाद देखिए, बिंत जबेल फ्रंट, ये भी सेंट्रल, आप समझ लीजिए, लेबनान में है। इसमें 36 डिवीजन, जो गुलानी ब्रिगेड की 6th ब्रिगेड और 188th आर्मर्ड ब्रिगेड, 3 फोर्सेस यहां पर लगी थी। और यहां पर ये जो एथरॉन अनेता बिन जेबेल, जो पहले मैंने बताया जहां 5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, तो उससे थोड़ा ऊपर, तो वहां पर समझ लीजिए सेंट्रल लेबनान, ईस्ट लेबनान के बीच में बिंत जेबेल, यहां पर भी इतनी तीन मतलब फोर्सेस, करीब 2 से 3 हजार सोल्जर्स इजराइल के, उन्होंने घुसने की कोशिश की, वो घुस नहीं पाए, मारे गए। यहां मैं आपको एक चीज, मैं जो शुरू में कहना भूल गया, कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा ही शायद लंबा हो, क्योंकि आज एक ही वीडियो आएगा। और मैं देखिए अभी वेबसाइट में भी लगा हूं, और उसमें देखिए बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। और ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको भी हमको बढ़ाना है। जब तक ये चलता है, ये चलेगा। ये इस बार जो है, मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरी बात अंदर की मैं आपको बता रहा हूं, इस बार दूसरी स्थिति होगी। खैर, ये आप देखिए, इसके लिंक को आप बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सेंट्रल लेबनान, अब हम आते हैं वेस्टर्न लेबनान। ये जो चामा बायदा फ्रंट है, यहां पर नकूरा और जो बायदा एरिया हैं दो, यहां पर इजराइल का ये था कि इनको काट, बीच से हम, क्योंकि एकदम बॉर्डर एरियाज है, तो शमा और बायदा पे, तो कल जो इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट मारा गया, अर्लिच करके, जो नस्लवादी था और जो बेहाय किस्म की जो नस्लवादी थ्योरीज लाता था, वो मारा गया। तो उसको जो है, मतलब वो जहां मारा गया, उसके बाद इजराइल वहां सत्ते में है, तो बदला लेने के चक्कर में उन लोगों ने सोचा कि हम इस हिस्से को 2 में काट दें, कुछ सोल्जर्स को यहां भेज दें, नकूरा हिस्सा जो थोड़ा और वेस्ट में है, उससे हम ये जो चमा है, शमा, इसको काट दें। लेकिन इस पूरी परिस्थितियों में, परिस्थितियों में भी इजराइल चमा में नहीं घुस पाई। और ये जो पूरा फेलियर है इजराइल का, इसके बाद इन्होंने देखिए ख्याम में क्या, मतलब जो लेबनान में जो इनको लगातार जो डिफीट मिल रही है, तो इन लोगों ने एक घटना देर मेमास में की। वो भी एक बड़ा हिस्टोरिकल क्रिश्चियन विलेज है, वो खियाम से करीब 9 किलोमीटर दूर है, ईस्टर्न लेबनान में। वहां भी उन्होंने एक दुस्साहस किया, जिसके बारे में अभी बताएंगे। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की, जो कि बिल्कुल प्रो इजराइल माउथपीस है, उसको कहना पड़ा कि इजराइल फेल कर गया है हिजबुल्लाह के जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हैं, और ये भी उसके सामने इजराइल फेल हो गया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा।
उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह ने अभी अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं लगाई है, बहुत सारे इस तरीके के हथियार हैं जो हिजबुल्लाह के पास हैं और हिजबुल्लाह ने अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इंग्लिश में पढ़ दो, ये हिजबुल्लाह शॉर्ट रेंज रॉकेट्स आर रीकिंग हैवक and Hezbollah has not yet deployed its full military strength. And Israel has failed to neutralize Hezbollah's short-range rockets. तो ये जो देखिए पूरी बात है, अब आप बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई कोट नहीं कर रहा है। इतने लोग इस पे चैनल बनाते हैं वीडियोस, कभी किसी चीज वो उस तरह से कोट नहीं करते। उसके बाद देखिए इजराइल के अंदर डिवीजन कैसे पैदा हो रहा है, वो आपको बता रहे हैं। इजराइल के अंदर जो नॉर्दर्न कमांड है और जो गैलीली डिवीजन है, यानी जो पूरी लेबनान में लड़ रही है, और जो जनरल स्टाफ है जो उसको सप्लाई कर रहा है। अब जैसे सेना डिप्लॉयड है, 50,000 सोल्जर्स डिप्लॉयड है, उनको सप्लाई रोज करना होता है ना, रेशन पहुंचना है, हथियार पहुंचने हैं, रोज वहां मारे जा रहे हैं इजरायली। तो जो नॉर्दर्न कमांड और गैलीली डिवीजन है उसमें और जनरल स्टाफ यानी जो सप्लाई करता है, जो तेल अवीव में बैठा है, उसमें झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस बात पे हुआ? इसी बात पे हुआ कि जो आप हमको टाइम से सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं, हमको टाइम से राशन नहीं मिल रहा है, हमको गोलियां नहीं मिल रही हैं, गोला बारूद हमको टाइम से नहीं मिल रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए, इसमें एक इजराइल के बड़े ब्रिगेडियर जनरल गर्शॉन हा कोहेन, जनरल गर्शॉन हा कोहेन को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपस में मत लड़ो। जनरल स्टाफ की बात नॉर्दर्न कमांड ने मानना बंद कर दिया। यह आप पॉइंट नोट करिए। उसके बाद देखिए एक बड़ी और भी एक कहानी है कि इजराइल के अंदर क्या संकट पैदा हो रहा है। इजराइल के अंदर देखिए जो इन्फ्लेशन का रेट है 3.8% हो गया है, जो इजराइल के लिए अप्रत्याशित है। उसके बाद हाइफा वगैरह में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, सबसे ज्यादा महंगाई है। और जैसे युद्ध में होता है, युद्ध में हमेशा चीजें महंगी हो जाती हैं क्योंकि शॉर्टेज होती है। इजराइल में मतलब इजराइल एग्रेसर है, वो तो हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर इन्फ्लेशन है। इसका मतलब है कि इजराइल हमला करने के साथ साथ हमला झेल रहा है, मतलब वो ठीक से जीत नहीं पा रहा है। इसीलिए देखिए प्राइस राइज जो है ना वॉर के समय, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है, क्योंकि कई सरकारें रेशन करती हैं। और वो जब तो आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पता ही नहीं था कौन जीत रहा हार रहा है, तो हर जगह इन्फ्लेशन था, बस जर्मनी में नहीं था क्योंकि वो लगातार जीत रहा था। और जब वो हारने लगा तो वहां इन्फ्लेशन शुरू हो गया। अभी देखिए इजराइल में इन्फ्लेशन शुरू हो गया है, और इजराइल में ये हाइफा में हुआ। उसके बाद यमन ने जो लाल सागर में पूरा इनकी दुकान बंद कर दी है, उससे माल नहीं आ रहा है, उसकी वजह से बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो इजराइल इंपोर्ट करता है वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद लेबर शॉर्टेज हो रही है, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं इंपोर्टेड गुड्स पे, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स कम आ रहे हैं तो उस पे तो उन पे टैक्स हटाना चाहिए कायदे से, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। अब ये देखिए इसी तरीके की जो बेवकूफियां हैं, इसी तरह की बेवकूफियां जो हैं बहुत सारे लोग करते हैं वॉर टाइम में। अब यहां टैक्स हटाना चाहिए, लेकिन उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, इंपोर्टेड गुड्स और ना आए, बिल्कुल ही ना आए। अब इसके पीछे देखिए वही बात कि इजराइल में कहीं ना कहीं कोई फोर्सेस हैं जो रेजिस्टेंस की मदद कर रही हैं, नहीं तो इससे ये इस तरह की बेवकूफ़ी कौन करता है। उसके बाद देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो इजराइल का है, उसने डेटा रिलीज किया है कि 0.5% इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइसेस और 3.9% पिछले साल से इंक्रीज किए कंज्यूमर प्राइसेस। उसके बाद 0.9% जो है वो केवल हाइफा में हुआ है, और फिर 0.7 जेरूसलम में, और 0.1 और 0.4 बाकी एरियाज में राइज किया है। सेक्टर वाइज इन्फ्लेशन में भी देखिए तो फुटवेयर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड हेल्थ, इन सब में इन्फ्लेशन बढ़ा है 3 से 4%। हाउसिंग में इन्फ्लेशन बढ़ा है 2.2%। इस तरीके से देखिए लगातार जो इजराइल की बेसिक इकोनॉमी है, और मैंने एक जगह और भी इसको मैंने नोट किया था, पढ़ा था कि जो सेटलर्स जिस लाइफ, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इजराइल का बहुत हाई है, भारत का समझ लीजिए $2,500 पर साल है, तो वहाँ $40,000 है। उनकी लाइफस्टाइल बहुत एडवांस्ड है क्योंकि वो लूट पे बनी है, फिलिस्तीनियों की लूट पे, उनके रिसोर्सेज की लूट पे बनी है। तो वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत, मतलब $40,000 पर कैपिटा इनकम है वहाँ। तो अब आप ये बताइए कि
वहां पर जो जो ये शॉर्टेज एकदम से हुई है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 3% इन्फ्लेशन हो जाना, सर्विसेज का कम हो जाना, अचानक टैक्सेस बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसको लेके उनकी सोसाइटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट। और इधर इधर क्या हो रहा है, इधर हिजबुल्लाह मारे जा रहा है। खियाम पे जो एक घटना जो जो पहले घटना हुई, उसके बाद दोबारा जो दूसरी घटना हुई, लगा आज 5-6 घटना खियाम में हुई। तो खियाम में देखिए एक बार मारा, उसके बाद खियाम के आउटस्कर्ट्स में दोबारा मारा, उसके बाद जो वहां से उसके थोड़े दूर खियाम की जो इजरायली सेटलमेंट है किरियत शिमोना, वहां मारा। और उसी के साथ इन टैंडम, मतलब पूरा एक कदम ताल करते हुए इराक ने स्ट्राइक कर दिया वहीं पर, जो उसी के पास यानी लेबनान बॉर्डर के पास 2 इजरायली सेटलमेंट्स हैं, वहां पर स्ट्राइक कर दिया इराक ने, इराक की रेजिस्टेंस ने। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि अमेरिका बड़ा परेशान हो गया इराकी रेजिस्टेंस से। अच्छा, इधर देखिए जो यमन ने जो जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स भगाए हैं रेड सी से अमेरिका के, उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी अमेरिका में है। बार बार वो अपने जो अब ये देखिए, यूएस स्पेशल एनवॉय टू यमन टिमोथी लिंडर किंग, यूएस स्पेशल एनवॉय टू यमन टिमोथी लिंडर किंग कह रहे हैं, बिजनेस इनसाइडर से उन्होंने कहा कि यूएस फोर्सेज हैड फेल्ड टू डिमिनिश यमन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। यानी यूएस फोर्सेज जो हैं वो यमन की जो सैन्य जो उसका प्रभाव है, उसको वो रोकने में असफल रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन और यूरोपियन शिप्स अगर वहां रहीं तो उन पे और हमले हो सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि कमर्शियल वेसल्स हैं, उन पे भी और हमले हो सकते हैं। और उन्होंने कही कि देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की हैं, अगर हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते तो बहुत ही बड़ा वहां पर एक कांड हो सकता था। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो इंटरसेप्ट आपने की, इंटरसेप्ट करने का जो कॉस्ट है वो भी तो देना होता है ना। एक मिसाइल जो आप इंटरसेप्ट करते हैं, उसको जो मिसाइल छोड़ते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए, वो भी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो ये जो पूरा कॉस्ट अमेरिका का आ रहा है, अमेरिका को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम बेनिफिट क्या हो रहा है और हमारा कॉस्ट इस तरीके से वो हो रहा है, मतलब हमारा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। उसके बाद देखिए, इजराइल ने जो इराक को धमकी दी कि हम तुम पे भी हमला कर सकते हैं, उसको लेके इराक के प्राइम मिनिस्टर ने अपना कड़ा इतराज दर्ज कराया अमेरिका को। और अल तन्फ जो बेस है जॉर्डन इराक बॉर्डर पे, वहां से एक स्ट्राइक भी वहां पर हुई है सीरिया में, जिसमें कुछ सीरिया के लोग मारे गए हैं। ये जो पामिरा जो एक जगह है, ये आज नहीं, ये परसों की घटना है, आज उसके डिटेल्स आए। तो सीरिया पे जो हमला हुआ है, वहां देखिए रशियन बेसिस हैं, रशियन बेसिस ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से जो ईरान अपना क्योंकि देखिए ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, मेरी वेबसाइट पे भी उसके वीडियोस और कुछ हैं, कि जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर ये एटॉमिक पावर है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक IAEA, उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये जो एजेंसी है, इसी ने ईरान को इंस्पेक्ट किया था। इराक के समय में वो WMD वेपन्स की बात इसने की थी। ये बड़ी मतलब अमेरिका की पिट्ठू। इसने अभी ईरान के खिलाफ कुछ बयान दे दिया कल ही। उस पर ईरान ने काउंटर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अब अपने जो यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, जो न्यूक्लियर हमारे रिएक्टर्स हैं, उनको हम एक वेपन ग्रेड लेवल पे ले जा रहे हैं। यानी ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम परमाणु शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम जो भी कहो हम परमाणु शक्ति की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, उधर देखिए रशिया यूक्रेन फ्रंट पे क्या हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि जो ओर्शनिक जो मिसाइल, कल जो मैंने बताया था ओर्शनिक मिसाइल, बल्कि शायद मैंने आपको उसका नाम नहीं बताया था जब मैंने कल का वीडियो किया था, आज मैं नाम बता रहा हूं। रशिया ने जो मिसाइल छोड़ी ओर्शनिक यूक्रेन के ऊपर, वो हाइपरसोनिक, मतलब वो ICBM नहीं थी, वो मीडियम रेंज थी, जिसका 300 से 400 किलोमीटर है। लेकिन उसकी स्पीड जो थी वो ICBM के बराबर थी, और वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसकी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है कि उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरसेप्ट आप कर सकते हैं 9000 12000 इस तरह से जो किलोमीटर पर आवर, बहुत ही एडवांस अगर वेपन आपके पास हो। वैसे इंटरसेप्शन तो जो इजराइल करता था पहले, तो हमास और हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स ही ऐसे थे कि 150 100 150 किलोमीटर वाले, उनको इंटरसेप्ट कर लो और बड़ी दुनिया की वाहवाही कि हमारे पास आयरन डोम है, हम देखिए रॉकेट इंटरसेप्ट कर देते हैं। अभी रशिया ने ऐसा
रॉकेट छोड़ा है ओरिशिंग, उसका नाम ही ओरिशिंग है, उसको वहाँ वो यूक्रेन में उसने जो तबाही मचाई वो मचाई, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए, उसकी स्पीड की वजह से, उसकी हाइट की वजह से। अब ये पूरी स्थिति अमेरिका के लिए अप्रत्याशित है, इसीलिए रशिया को घेरने की नई तैयारी हो रही है। इंग्लैंड ने बयान दिया, फ्रांस अभी अलग है, फ्रांस क्योंकि एंटी इजराइल एक स्टांस ले चुका है। इंग्लैंड ने बयान दिया, इसने बयान दिया, उसने बयान दिया कि हम, जर्मनी ने बयान दिया, लेकिन बाकी हम जो हैं अपनी ट्रूप्स रशिया से लड़ने भेज सकते हैं। उधर जो बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, हंगरी से लेके, उन्होंने वो कहने कि नहीं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो सबसे चौंका देने वाली बात है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकला, 124 देशों ने कहा है कि हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड है। इनफैक्ट कई ऐसे देश, जर्मनी जो कि प्रो इजराइल है, उन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हुआ, इवन इटली में, कि ये, लेकिन अब हमें इंप्लीमेंट करना है क्योंकि हमने उस कन्वेंशन को साइन किया, यूएनओ के उस कन्वेंशन को, इंटरनेशनल लॉ की बात है। अब इसके पीछे देखिए पूरी डायनेमिक्स चल रही है। नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन कैंप और नेटो कैंप में भी डेवलप हो गया है, जो ये चाहता है नेतन्याहू हटे और कोई दूसरा लीडर इजराइल का है। वो फिलिस्तीनियों को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ है। ये भी देखिए, एक जो दुश्मन में डिवीजन होता है, ये तो बिल्कुल वो हो गया, दुश्मन में डिवीजन, राइम कर गया। तो ये जो दुश्मन में डिवीजन होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए जो दो और बड़ी घटनाएं हुई कि सीरिया में देखिए देर अल-जोर जो पामिरिया में मारा, और जिसमें कई लोग वहां मारे गए पामिरिया में, उसके बाद देर अल-जोर पे इराकी रेजिस्टेंस ने वार किया, और उस पे जो है लगातार इराक में अपनी फोर्सेस को और सप्लाईज अमेरिका ने बढ़ा दी, लेकिन वो सप्लाईज भी टारगेट हो रही हैं। इराकी रेजिस्टेंस उनको टारगेट कर रहा है, और इराकी रेजिस्टेंस ने वार्न किया है कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो फिर बड़ा एक हमला हम अमेरिका के ऊपर सीधे करेंगे। उसके बाद देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, जिस तरीके से पूरी एक जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, कोलंबिया, हार्वर्ड, बर्कले में जो अपराइजिंग हुई थी, उसी के पैरेलल कई जगह और अपराइजिंग चल रही है इस समय। वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी ओहायो में 4 छात्र गिरफ्तार हुए, ओहायो अमेरिका में। विस्कॉन्सिन, मैडिसन और पोमोना कॉलेज, ये भी यूएस के हैं, यहाँ पर छात्र गिरफ्तार हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यहाँ पर, ये अमेरिका की, यहाँ पर छात्र गिरफ्तार हुए। और जो रुटगर्स यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी छात्र गिरफ्तार हुए। लगातार पूरे अमेरिका में जो प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट चल रहा है, इसमें फिर से एक नया उफान आ गया है। इंग्लैंड में तो ये हालत हुई है कि मतलब वहाँ की पुलिस जो है वो टेररिस्ट एक्ट के तहत प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेटर्स को पकड़ने लगी है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ब्रिटेन इस लेवल पे आ जाए, ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी हार है, और इसको लेके जो वहाँ की लेबर गवर्नमेंट है वो बिल्कुल 24 घंटे प्रेशर में है। और फिर देखिए इजराइल और फ्रांस में जो डिफरेंसेस हैं वो पूरे और शार्प हुए, क्योंकि लेबनान में इजराइल ने कह दिया है कि, जबकि लेबनान में फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि लेबनान के जो भी इस तरह का समझौता होगा उसमें फ्रांस का कोई दखल नहीं होगा। और उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो देर अल जो मीमास एक जगह है, वहाँ पर आज इजराइल ने यूनिफिल और लेबनीज आर्मी के साथ पंगा मोड़ लेने की कोशिश की। एक अपनी वहाँ पर देर मीमास करके एक वहाँ पर विलेज है, क्रिश्चियन विलेज है, और उसमें भी एक सेंट का वहाँ पर एक सेंट की श्राइन है, और उस पर एक इन्होंने अपना ब्लॉकेड बना दिया। अब वो ब्लॉकेड जब बनाया तो उस ब्लॉकेड में वहीं पर यूनिफिल ट्रूप्स थी, लेबनीज आर्मी की भी एक आउटपोस्ट थी, और यूनिफिल को तो रहने दिया, लेबनीज आर्मी से कहा कि तुम यहाँ जाओ। लेबनीज आर्मी ने पलट के इजराइल के पीछे जाके उनके रोड ब्लॉक कर दी। अब ये देखिए, अब लेबनीज आर्मी यानी ऑफिशियल लेबनीज आर्मी, और जोसेफ ऑन का कल बयान आया था, मैंने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फिर से लेबनान डिवाइड नहीं होगा। और जो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियंस के पेट्रियार्क के, उन्होंने भी ऐसे ही बयान दिया कि हम लोग डिवाइड इस बार नहीं होंगे। और ये देखिए लेबनीज आर्मी ने कांड कर दिया, इजराइल को पीछे से जाके ब्लॉक कर दिया। इजराइलीज की समझ में नहीं आ रहा, वो बीच में फंसे हुए हैं इस वक्त। उधर से हिजबुल्लाह मार रहा है, इधर लेबनीज आर्मी मार तो नहीं रही, लेकिन उसने ब्लॉकेट कर दिया। ये पूरी स्थिति है। देखिए, मैं आज फिर से कह रहा हूँ, ये एक वीडियो आएगा, और कल देखिए मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियोज़ लाने की। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।